नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा प्रश्न और बहुत बेहतरीन प्रश्न जो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और आप देख रहे हैं हमें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर और यूट्यूब पर। ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी जाएगा और हमारे जो ऐप के मित्र हैं उनको भी ये ऐप पर अवेलेबल रहेगा। तो इनमें विशेष क्वेश्चनों का हमने चयन किया है और आप देखेंगे कि वो प्रश्न ऐसे हैं जो आपको हिला देते हैं या कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, या आपको आते हुए प्रश्नों में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि हम इसका आंसर क्या लगाएं। आज उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। बेहतरीन प्रश्न है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहे हैं, जिससे हमारे हिंदी वाले मित्र भी डिस्टर्ब ना हो और इंग्लिश वाले मित्र भी डिस्टर्ब ना हो। ये उन प्रश्नों का संकलन है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए और अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। आज ही जुड़े हमारे साथ। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट पर जा सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। आज ही ऐप को डाउनलोड करें और हमारा जो ऐप है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये ब्लू बर्ड्स का, ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप। डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट पे जाइए, नया अकाउंट बनाइए। वहाँ ढेर सारे आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मेन कोर्सेज हैं वो है आपका टीजीटी और पीजीटी का कॉम्बो बैच है। एक बैच है एलटी प्लस टीजीटी और पीजीटी का, और एक बैच है केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी और बीपीएससी। ये कॉम्बो बैच है। ये 3 बैच है और एक हमारा प्रैक्टिस सेट बैच है। प्रैक्टिस सेट बैच है जो ओनली 499 का है। इसके पेपर आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, www.drnotsbiology.in पे। आप वहां पे दे सकते हैं टेस्ट को, या तो फिर आप अपने मोबाइल पर दे सकते हैं ओनली 499 में। और इसका आपको पीडीएफ भी क्वेश्चंस के अवेलेबल हैं और क्वेश्चन ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जब आप देंगे तो तुरंत आपको अपना टेस्ट का स्कोर पता चल जाएगा, आपने कितने सही किए कितने गलत किए। तो ये है, आज ही ज्वाइन करें। इसकी जो फीस है ओनली 799 है, इसकी 1199 है और इसकी 1099 है। अभी तक हमारे जो मित्र हैं, तो वो मित्र लगभग 300 ऐसे मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और झारखंड आदि में सिलेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे मित्र एज लेक्चरर, एज अभी तो आपने अभी रिजल्ट आया है जो EMRS का एकलव्य वाला, उसमें भी 3 मित्र सेलेक्ट हुए हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के। अगला नंबर आपका हो, आज ही हमें ज्वाइन करें। किसी अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज हमें कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से वो पेयर कौन सा है जो प्राय करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला कहता है ओवरी, और ओवरी से उसने हार्मोन बताया कि ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन निकलता है? कहता है ओवरी से जो हार्मोन निकलता है वो प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन तो निकलता है, ये तो सुमेलित है। प्रोजेस्टेरोन के अलावा एक और हार्मोन निकलता है। कौन? एस्ट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये 2 हार्मोन मुख्यतः निकलते हैं और इनका कार्य होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने में। क्या करना? डेवलप। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? सगर्भता को बनाए रखता है। जैसे प्रेगनेंसी आ जाती है तो बच्चा एबॉर्ट ना हो, तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। टेस्टिस से एंड्रोजन सिक्रीट होता है। बिल्कुल, टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो एंड्रोजन होता है। और ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन मतलब टेस्टिस्टेरोन। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिस्टेरोन हार्मोन होता है, वो सिक्रीट्स होता है जिससे, और टेस्टिस को बोलते हैं क्या है? टेस्टिस को मेल गोनट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेल गोनट्स के नाम से टेस्टिस को जानते हैं। इस लैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की जो द्वीपकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। 3 प्रकार के सेल। अल्फा से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन। बीटा से इंसुलिन निकलता है और गामा से कौन निकलता है? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकल आता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन निकलता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? शुगर को, यानी शुगर की मात्रा को ब्लड में बढ़ाता है।
ब्लड में बढ़ाने का कार्य करता है। इंसुलिन क्या करता है? कम करने का कार्य करता है। ये किसको रेगुलेट करता है? तो ये प्रायः पैंक्रियाज के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों लक्षणों को कंट्रोल करता है। पैंक्रियाटिक या जो पैंक्रियाज है या अग्नाशय है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब वो एंजाइम श्रावण भी करती है और हार्मोन भी श्रावण। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इस प्रकार की ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। आर्टेरियल वाल्व ऑफ हार्ट सिक्रेटिन नहीं, सिक्रेटिन कौन श्रावण करता है? तो डिओडिनम। कौन श्रावण करता है? तो यस सेल किसकी? डिओडिनम की, डिओडिनम। और ये कहाँ का हिस्सा है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है डिओडिनम। सिक्रेटिन स्रावित करता है। और ये जो सिक्रेटिन बना होता है वो कितने बना होता है? 27 अमीनो एसिड का बना होता है। कितनी अमीनो एसिड? आपसे पूछ सकता है सिक्रेटिन कितने अमीनो एसिड का बना होता है? तो 27 अमीनो एसिड का बना होता है। इसमें पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर जो हार्ट वाला बोला है उसमें सिक्रेटिन दिया है, जो कि गलत है। सिक्रेटिन इंटेस्टाइन से स्रावित होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तो हम यहाँ ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, ध्यान रखें, नॉट ट्रू फॉर कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार में सत्य नहीं? अनुरंजन का मतलब समझ रहे हैं? जनन संबंधी, मतलब जैसे रिझाना, अपनी फीमेल को रिझाना। बहुत सारे जानवर जैसे मोर होता है, मोर क्या करता है? रिझाता है और नाचता है। क्या करता है? नाचता है पंख फैलाकर। तो इसे बोलते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। जैसे स्मेल छोड़ना, शरीर से स्मेल आती है, खुशबू आती है कुछ जंतुओं के, और टॉयलेट करते हैं, उसको टॉयलेट को कुछ लोग सूंघते हैं कुछ जंतु, तो इसे कोर्टशिप बिहेवियर बोलते हैं। तो कहता है इस निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार में सही नहीं है? इट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज मस्ट सिंक्रोनाइज दियर कोर्टशिप सीक्वेंस। एक ही प्रजाति के नर और मादा के अनुरंजन व्यवहार का अनुक्रम समकालिक होता। बिल्कुल एक तरह के, जैसे जितने मोर हैं उनका जो कोर्टशिप बिहेवियर है, यानी जनन के लिए जो बिहेवियर है, फीमेल को आकर्षित करना या जिस तरह करते हैं वो सबका एक जैसा होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर कहता है ये इंस्टिंक्टिव होता है, यानी नैसर्गिक होता है, यानी बिल्कुल जन्म से ही ये होता है। इट इज जेनेटिकली कंट्रोल, बिल्कुल ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है। तो इसमें तीन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ए नंबर है वो गलत है। कहता है ये प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता। नहीं, हर प्रजाति का कोर्टशिप बिहेवियर अलग अलग होता है। अब मानव को ही ले लो, मानव चूंकि एक सोशल एनिमल है, मतलब एक सामाजिक जंतु है, इसका कोर्टशिप बिहेवियर अलग होता है। शेरों का अलग होता है, बंदरों का अलग होता है, और जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनका सबका अलग अलग होता है। तो वो क्या है कि प्रजाति के अनुसार विशिष्ट होता है। इसमें लिखा नहीं, तो यही ऑप्शन है जो सत्य नहीं है, ए नंबर। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन हम ए को बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द स्पेशल neurosensory mechanism that released the behavior is response to sign stimulus are called। संकेत उद्दीपन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार में उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं। उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? इन्नेट रिलीजिंग क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इन्नेट रिलीजिंग क्रियाविधि या इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के नाम से। तो उसे क्या बोलते हैं? इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये भी आरपीएससी में क्वेश्चन पीजीटी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द टेक्निक यूज्ड फॉर एग्जामिन लिविंग सेल्स इज दियर नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियसली बीइंग किल्ड फिक्स द स्टैंडर्ड्स। जीवित कोशिकाओं की उनकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारने, स्थिरीकृत करने एवं अभिरंजित किए बिना परीक्षा। कहता कोई लिविंग सेल है, मान लेते हैं हमारी त्वचा से या हमारे शरीर से कोई सेल निकाली गई और वो जीवित है, प्लांट की सेल कोई निकाली गई वो जीवित है। तो कहता है इनकी स्टडी हम किस माइक्रोस्कोप से करते हैं? इसका कहना यह है कि किस माइक्रोस्कोप से करते हैं? कहता है लाइट माइक्रोस्कोप से करते हैं। फिर ये कहता है ट्रांसमिशन। ये देखिए ट्रांसमिशन और स्कैनिंग जो माइक्रोस्कोप होती हैं ये इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप के टाइप हैं। माइक्रोस्कोप के मुख्य प्रकार दो होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इसके दो और प्रकार होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्शन, कौन सी है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और एक और है उसको बोलते हैं लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस प्रकार चार है। मुख्यतः जो होती हैं वो दो होती हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। फिर कहता है, यहां कहता है हम जीवित कोशिका का अगर अध्ययन करना हो तो हम प्रायः किस माइक्रोस्कोप का या किस प्रकार की माइक्रोस्कोप का हम प्रयोग करते हैं जीवित में? तो जीवित में हम जो प्रयोग करते हैं वो है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। कौन सी यूज करते हैं? अगर जीवित सेल का हमें अध्ययन करना है, ध्यान रखना, ये भी आरपीएससी पीजीटी 2022 में पूछा गया है। और किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी देने जा रहे हो, आप सबको पढ़ के रखिएगा। इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर आपसे पूछा जा सकता है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है जिससे हम लिविंग सेल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की से और क्या अध्ययन करते हैं? तो पहला अध्ययन करते हैं लिविंग सेल का, जीवित कोशिका का। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस आदि का अध्ययन करते हैं। फिर कहता है माइक्रो फाइबर्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फाइबर्स का अध्ययन करते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से अगर कोई पूछ दे कि इनका अध्ययन किससे करते हैं तो प्रायः फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से इनका अध्ययन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से हम लिविंग सेल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फाइबर का, सेल ऑर्गेनेल्स का, इन सब का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी लिविंग सेल्स। देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया, यही उत्तराखंड के जो पीएससी का मेंस हुआ था, जो वहां का पीजीटी का, जैसे अपने यहाँ राजकीय का होता है जीआईसी का, वहां जो पीजीटी का लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था मेंस, उसमें ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था। तो देखिएगा, ये 2022 में पूछा गया, 2020। अगर यूके का जिसने पेपर सॉल्व किया होगा उसने राजस्थान में क्वेश्चन सही किया होगा। आपके सामने है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके इतना स्ट्रॉन्ग आपके पास मटेरियल हो पढ़ने का कि आप तुरंत क्वेश्चन क्लिक करें और तुरंत आप को रिलेट कर पाए। तो इसमें क्या है, वही कह रहा है माइक्रो यूज स्टडी लिविंग सेल। तो हम यहाँ क्या करेंगे? फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और अच्छा, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप समझ में आ गया होगा, वही सेम टू सेम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर पे। प्रेजेंस ऑफ एनुलर डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। एनुलर डायफ्राम का मतलब क्या हो? उसका जो डायफ्राम होता है वो एनुलर हो, जलयाकार, तनुपट हो। माइक्रोस्कोप में पूछ रहा है कि किस माइक्रोस्कोप में एनुलर डायफ्राम का यूज करते हैं। यूके पीएससी में ये 2020 मेंस में पूछा गया कि किसमें हम एनुलर का प्रयोग प्रायः करते हैं। तो प्रायः हम एनुलर का प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में हम प्रायः एनुलर डायफ्राम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पॉलीमरेज चेन का सेम क्वेश्चन ये जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजुअली यूज्ड फॉर डीएनए। कहता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अपक्रिया डीएनए में किस लिए प्रयुक्त की जाती है? पॉलीमरेज का हम कार्य क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम कार्य क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम बहुत सारी क्रियाएं कराते हैं। क्या कराते हैं? डीएनए। पहले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम आपको बता दें, इसकी खोज कैरी मुलस ने की थी, मुलस ने। और ये क्वेश्चन किसने डिस्कवर किया था? ये यूपी के ईएलटी 2018 में क्वेश्चन रखा था। क्या रखा था? कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 2018 में केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसने पूछा था इसमें जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसमें जो टैग पॉलीमरेज होता है वो किससे निकाला था, किस बैक्टीरिया से। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा, कहता है इसका
प्रयोग कैसे होता है, तो हम आपको बता दें कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इससे हम डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां बना लेते हैं। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज क्या क्या होता है, तो यूज होता है डीएनए टेम्पलेट। एक क्वेश्चन पूछ देता क्या क्या यूज होता है, तो डीएनए टेम्पलेट यूज होता है, और डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। और कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, तो टैग पॉलीमरेज, ध्यान रखना, पूछ देता है कौन सा, टैग पॉलीमरेज यूज होता है। और ये हीट रेजिस्टेंस होता है, ये हीट टॉलरेंस बोलेंगे, टॉलरेंस होता है, गर्मी बर्दाश्त करने वाला। अच्छा, फिर और क्या यूज होता है, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज होते हैं, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज होते हैं, प्राइमर। और क्या यूज होते हैं, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट यूज होते हैं, ट्राइफास्फेट यूज होते हैं, ये यूज होते हैं। और क्या यूज होता है, बफर सोल्यूशन यूज होता है, बफर सोल्यूशन यूज होता है। इतनी चीजें आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होती हैं। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा सकता है कि इनमें से मान लो इनमें से 4 दे दें और पूछ दे इनमें से कौन है जो मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्रयोग नहीं होता, डायरेक्ट कह दे कि डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन में यूज नहीं होता है, फिर आप क्या, तो इनका ज्ञान होना है। हम आपसे कह रहे हैं ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हम आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे, क्वेश्चन के साथ साथ आपका थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसको रिकॉल करवा रहे हैं, आपको दिमाग पे हम आपके जोर डलवा रहे हैं जिससे आपको वो चीजें रिकॉल हो और एग्जाम में क्वेश्चन आप 100% सही करके आए। आप कोई भी चीज ऐसी ना करके आए कि पता लगा कि आप बाद में पछतावा हो। तो इसलिए हम ये चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, ये डाटा इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार यूपी का एक ऐसा संस्थान है जिसने 300 लगभग मित्रों को एक लेक्चरर की, मैं खुद एक लेक्चरर हूं, मैं खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हूं, तो इतने लोगों को जॉब दी, समझ लीजिए, बहुत सारे मित्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया। तो ये पूरा बायोलॉजी का चैनल है और इतनी छोटी सी फीस रखे हैं कि आपके यहाँ यूकेजी के बच्चे के 1 महीने की ट्यूशन फीस से भी कम, एक मास्टर 1000 रुपए कम से कम ट्यूशन फीस लेता है मिनिमम, मतलब गिरे से गिरी हालत में हम आपको 799 कोर्स दे रहे हैं और सेटिस्फाई करके दे रहे हैं। रात को डिस्कशन करते हैं, आपको एक लाइब्रेरी हमारी है जिसमें 1500 पीडीएफ पड़ी है, उससे आपको जुड़ने का मौका मिलता है, अपनी जरूरत के हिसाब से वहां चीजें आप लेते हैं और पढ़ते हैं। ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी तभी सफल हो पा रहा है। अच्छा, फिर अब यहाँ चूंकि ये क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यूजेस क्या है इसके, कहां कहां यूज करते हैं, तो कहता है जेनेटिक डिजीज में, जेनेटिक डिजीज का पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। और कहां करते हैं, जीन थेरेपी, थेरेपी में करते हैं। और कहां करते हैं, डिटेक्ट, ध्यान रखना, डिटेक्टिंग क्या करता है, डिटेक्टिंग डिसीज करता है। और फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, जीन मैपिंग में यूज करते हैं, जीन मैपिंग में प्रयोग करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, जीन मैपिंग के साथ साथ कहता है ये एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 7 का कौन सा सही होगा, तो कहता है आपके डीएनए के किस लिए प्रयुक्त होती है, तो ये विस्तारकरण के लिए यूज होती है। वैसे तो यूज सब में होती है, निम्न श्रृंखला में डीएनए में किस लिए प्रयुक्त की जाती है, तो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी, कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी हमने कहा था कि ये ईएलटी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में जिसने आरपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 2018 में एलटी का क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। किसने किया था, जिंडर लीडर वर्ग ने क्या किया था, तो इन्होंने प्लाज्मिड की खोज की थी। किसकी खोज की थी, प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था। जैकब और मोनार्ड, ये वो वाले जैकब मोनार्ड नहीं है, जैकब मोनार्ड ने किसकी खोज की थी, ओपरान मॉडल की, ये वो वाले जैकब नहीं है। कैरी मुलस, बारबरा मैक्लिंटक ने ट्रांसपोजॉन की खोज की थी, ट्रांसपोजॉन्स की खोज की थी, जिसे हम जंपिंग
जीन के नाम से जानते हैं। किसकी खोज की थी? जंपिंग जीन की। कैरीमुलस ने किसकी खोज की थी? कैरीमुलस ने प्रायः जो डिस्कवर्ड किया था वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कवर्ड किया था। ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? निम्नलिखित में कौन पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया में प्रयोग होता है? देखिए फिर उसने पूछ दिया। इसमें हम प्रायः पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या प्रयोग करते हैं? कहता लाइगेज का यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड अगर का, एथिडियम ब्रोमाइड और एक प्लाज्मिड का नहीं, यहाँ यूज करते हैं प्राइमर्स का, दो समूह और डीएनए पॉलीमरेज। अभी हमने आपको लिखाया था तो वही देखिए क्वेश्चन पूछा, दो सेट प्राइमर्स के यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। और कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? टैग पॉलीमरेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, Which of the following is not an application of PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ये अभी आश्रम पद्धति का जो यूपी में एग्जाम हुआ था, जिसके हमारे मित्र एमयू के थे, वो सिलेक्शन हुआ है, उस समय हमने आपको न्यूज दी थी। और अभी हमारे आप जाएंगे फोटो वाले सेक्शन में यूट्यूब के, तो उसकी फोटो पड़ी हुई है बाकायदे जिन मित्रों का हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? पीसीआर का एप्लीकेशन या अनुप्रयोग इनमें कौन सा नहीं है? नहीं का ध्यान रखिएगा। तो डायग्नोस्टिक का ये है, पैरेंटल डायग्नोसिस बिल्कुल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल है, डीएनए रिपेयर का कार्य नहीं करता। ये किसका कार्य नहीं करता? डीएनए रिपेयर। अभी हमने आपको बताया था, अब आप कहेंगे कहां बताया था? तो अभी हमने कहीं लिखाया था, ये हमने कहा था जीन डिजीज, जीन थेरेपी, फिंगरप्रिंटिंग, जीन मैपिंग, ये सब यूजेस हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। ये क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के सब यूजेस हैं। तो हाँ, तो यहाँ प्राय डीएनए जो रिपेयर है ये पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये नहीं करता है। तो ऑप्शन चूंकि उसने नहीं दिया, क्या नहीं करता या कहाँ प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो डी में प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs, minimize हीट लॉस दियर इज कॉल्ड। उन्होंने कहा कि जो ठंडे प्रदेशों में जीव पाए जाते हैं उनके कान छोटे होते हैं। क्या होते हैं? कान छोटे होते हैं। शॉर्टर ईयर, लिम्ब जो होते हैं, पैरों के जो लिम्ब होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे इनमें जो ऊर्जा का ह्रास है या शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो कहता है इस किस नियम के अंतर्गत ये आता है? तो इसे एलन रूल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एलन रूल्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। लैमार्क थ्योरी क्या है? लैमार्क ने दिया था अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। उन्होंने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, या दिया क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क ने। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये प्राय इनके 3 नियम है। लेबिंग्स लॉ क्या है? जो लेबिंग्स लॉ की अगर हम बात करते हैं कि लेबिंग लॉ क्या है, तो इस लॉ के अंतर्गत जो दिया गया वो क्या दिया गया? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ऑफ द सॉइल डिजीज कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। उन्होंने जो मिनरल्स होते हैं उनका अध्ययन किया था इस नियम के आधार पर कि पौधे पे क्या प्रभाव डालते हैं। तो चूंकि यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct? इनमें से प्राय वह स्टेटमेंट कौन सा है जो बिल्कुल सही है? पेरीपेटस हैज जॉइंटेड लेग। बिल्कुल, जो पेरीपेटस आता है वो आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोड्स। बॉडी कैविटीज ए सिलोमेट इज फिल्ड विद बोट्रिडियल टिश्यूज। बिल्कुल इस ये। और कोरल्स एग्जिस्ट पॉलीमॉर्फिज्म। कोरल में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। कोरल में क्या पाया जाता है? तो इसमें ए और ए सी और डी, ये 3 सही थे। ए भी सही है, सी भी सही और डी, इसलिए इसे आयोग ने कैंसल कर दिया था इस क्वेश्चन को। इसमें ए भी सही है और सी भी सही है और डी भी सही है। गलत कौन सा है? डी। तो ये वाला प्राय गलत है। तो इसमें से ये सही है, इसको आयोग ने क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से प्राय कौन सा मैच नहीं है? एंजाइना, एंजाइना में क्या होता है? सीने में दर्द होता है। सीने में
दर्द होता है। एंजाइना में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स हृदय की होती हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई कम हो पाती है, जिससे वो प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे सीने में दर्द रहता है, जिसे हम एंजाइना के नाम से जानते हैं। एम्फाइसेमा क्या होता है, एल्वुलर डैमेज, जो हमारी एल्वुल्यूल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी श्वास की नली होती है वो सिकुड़ और स्पंजी हो जाती है, जिससे इन्फ्लामेशन, जलन, सूजन आदि हो जाती है। क्रिटेज क्रेटिनिज्म क्या है, क्रिटेनिज्म जो होता है, यही उसमें क्या पूछा, जोड़ा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन डी। क्रिटेनिज्म क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन से होता है, हाइपोथायरॉइड के सिक्रीशन से होता है। मतलब थायराइड हार्मोन से कम स्रावित होता है, कम स्रावित होता है, हमारे पीछे जा रहा है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, कम स्रावित होता है, जिससे क्रिटेनिज्म हो जाता है। इस हार्मोन के कम स्रावित होने से, तो इससे क्या होता है, मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, और सेक्सुअली जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। उसे हम क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगर कोई भी जानकारी आपको लेना है तो ये हमारा नंबर है 9452 920 508, और हमारा वेबसाइट है doctornotesbiology.in। यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, या हमें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पे ईमेल कर सकते हैं, या गूगल फोन वो मतलब आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम किसी भी माध्यम से हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ध्यान रखिए, करेक्टली मैच्ड। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पाया जाता है, तो कटक। कहां पाया जाता है, कटक। कटक कहां, उड़ीसा में, उड़ीसा में। ध्यान रखिए, कटक में पाया जाता है सेंट्रल राइस। हमारी जो थीसिस थी, जब हम रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, हमारी थीसिस जो गई थी चेक होने के लिए, वो कटक गई थी, उड़ीसा गई थी। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पता लगवाया कि कहाँ गई है, तो कटक गई थी, उड़ीसा गई थी हमारी थीसिस। एक उड़ीसा गई थी, एक बीएचयू गई थी, और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी गई थी। तो ये नियम है कि अदर स्टेट भी एक जाएगी, तो वो फिर कटक गई थी, उड़ीसा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी लखनऊ में है, एनबीआरआई के नाम से जानते हैं। यहाँ हम विजिट कर चुके हैं, एनबीआरआई, इसको भी विजिट कर चुके हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कहता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर में। सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लार्वा पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा होता है उसे एमोसीट लार्वा कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एमोसीड लार्वा के। वहां जो उत्तराखंड में एलटी का एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, लार्वा पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन के लार्वा को हम किस नाम से जानते हैं, तो एमोसीट लार्वा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। हमें यहाँ मतलब आंसर सही देना है। चलो देख लेते हैं। नेल, नाखून किससे संबंधित होते हैं, तो वो प्राय नखर से संबंधित होते हैं। अच्छा, फिर बोलता है टॉन्सिल, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो टॉन्सिल्स जो होते हैं वो प्राय लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं। टंग प्राय किससे संबंधित होती है, ए में हो गया 4, बी में हो गया 1। चलो इतने से पता चल जाएगा। ऑप्शन सी सही है, ये अभी आश्रम पद्धति में पूछा गया है, और सी में होगा 2,
सी में होगा स्प्लीन और वोल्टेज फायरिंग्स में होगा टंग। तो हमारा कौन सा दो देखो पकड़ में आए। आश्रम पद्धति का जो एग्जामिनेशन हुआ था इसका सेंटर लखनऊ भी गया था, लखनऊ में इसका एग्जामिनेशन हुआ था, तो आश्रम पद्धति का, और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एनिमल्स दिए हैं। एज ऑफ मीजोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल्स करते हैं, पहले इससे पकड़ो। डी में एक, पहले देखो डी में एक कहाँ है। अच्छा एक ये डी में एक है, एक डी में एक, इन दोनों में से है। अच्छा, डार्विन की फिंचेस जो थी वो गैलोपॉज द्वीप में पाई जा रही थी, तो डी में सी में दो, सी में दो। ऑप्शन क्या सही है हमारा? बी। ऑप्शन क्या सही है? बी। बकाया चलो देख लो। बर्ड्स जो है बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोला था, एक वैज्ञानिक ने बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोला था, मुझे याद नहीं किसने बोला था। जब हमने पढ़ाया है बर्ड्स को तो हमने बताया ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स किसी वैज्ञानिक ने बोला था बर्ड्स को। स्फिनोडॉन क्या है? वो एक लिविंग फॉसिल्स है, ये है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी। ये भी आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट और सेकेंड में सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कोड से मिलाइए। देखते हैं भाई क्या है इसका। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन और फिर दिया ट्रांसलेशन, फिर दिया ट्रांसक्रिप्शन, फिर दिया डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, तो यहां से मिलाओ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यहां से देखते हैं, देख लेते हैं। डी में दो, देख लो भाई डी में दो है कहीं, ये वाला है डी में दो, ऑप्शन सी सही होगा। ए में तीन, टर्मिनेशन में क्या है? जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं भाई बी में एक, बी में एक। ट्रांसलेशन जो होता है वो अमीनो एसिड टीआरएनए से होता है, बिल्कुल सही है। और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है। देखिए एक ही ऑप्शन पहले हमने देखा और एक से मैच कराया, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही से वो पता चल गया। क्योंकि डी में केवल एक ही में दो दिया है, बकाया तीन 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 दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव साइजोसीलोम। निम्नलिखित में किसके पास साइजोसीलोम होता है? तो कहता प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस सीलोम होता ही नहीं, एसिलोमेट होते हैं। एक्सेल हेलमिंथेस नहीं होता। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे 19 में। 19 को किसको सही करेंगे? सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्कैलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं। रिसेंटली मैच, देखिए पहला वाला तो बिल्कुल सही है, स्कैलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से सुनते हैं। टारपीडो को विद्युत मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत मीन, हिंदी में विद्युत मीन के नाम से जानते हैं। और सी हॉर्स अलग होता है, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए नंबर सही होगा। 21 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज प्राइमरली ए पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स क्या होता है? पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। ध्यान रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये क्या होते हैं? इनका जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें प्राय कौन से आते हैं? एम्फीबिया आते हैं, लिजार्ड आते हैं। तो एम्फीबिया और लिजार्ड। और एक होता है क्या? होम्योथर्मिक, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें क्या आता है? बर्ड्स आती हैं और मैमल्स आते हैं। तो हॉक बर्ड्स हो गया, शिव छछूंदर और एलिफेंट से मैमल्स में आ गए। तो ऑप्शन एक बी ऐसा है जो प्लिकोथर्मिक्स या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया आते हैं इसमें।
तो ऑप्शन हमारा भी सही होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जो लेक्चरर की वैकेंसी होती है लगभग 70,000 सैलरी शुरू होती है, तो इतनी बड़ी अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो वहाँ एग्जाम भी उसी लेवल का होता है, बच्चों वाला नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, अपने पढ़ने के रूटीन को प्रॉपर बनाए रखिएगा। मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन जरूर होगा। आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।